नमस्कार दोस्तों। नासा हमेशा ही अपने स्पेस मिशन पर लगातार फोकस करती है, जिसके लिए वे हर साल कई अरबों डॉलर खर्च करके अंतरिक्ष यात्रियों को कभी चांद पर, कभी मंगल पर, कभी ब्रह्मांड की सैर करने भेजती है, ताकि हमें जो पृथ्वी के बाहर चीज़ें हो रही हैं उनको हम समझ सकें, उन्हें हम जान सकें, उन पर स्टडी कर सकें। स्टडी करने से हमें आने वाले समय में अगर कोई आपदा हमारी पृथ्वी पर आती है तो हमें उसे किस तरह से संभालना है और किस तरह से हमें स्पेस का इस्तेमाल करके हमें उससे अपनी धरती को बचाना है, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। कुछ ऐसा ही एक मिशन अमेरिका और नासा का बहुत ही ज़रूरी मिशन रहा है, अपोलो 13, जिसमें अमेरिका ने अपने स्पेस क्राफ्ट्स को धरती से बाहर चांद पर भेजा ताकि वहां पर कुछ खोज किया जा सके और स्पेस के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया जा सके। अमेरिका ने अपने अपोलो 11 और 12 को तो सही सलामत तरीके से स्पेस में पहुंचाया था, लेकिन अपोलो 13 के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हुई जिससे वो मिशन नाकामियों की सफलता कहा गया। उसमें विस्फोट हो जाने के कारण 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर भी सवाल उठे थे। ये घटना है 13 अप्रैल 1970 की, जब अपोलो 13 चांद पर पहुंचने वाला था, लेकिन इस दुर्घटना के कारण उस मिशन को वहीं पर टर्मिनेट कर दिया गया। जब ये दुर्घटना घटी तब अपोलो 13 हमारी पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। जब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत ही तेज धमाका होता है और ये मिशन बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेस मिशन। इस वीडियो में हम उन गुत्थियों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आज तक सभी के मन में आते रहे हैं। अपोलो 13 के इस मिशन के बारे में कि कैसे विश्व के सबसे अच्छे संगठन से इतनी छोटी सी चूक हुई, अपोलो 13 में आग लग गई और कैसे उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से सही सलामत वापस निकाला गया। जब अपोलो 11 लॉन्च हुआ था तब अमेरिका में अपोलो मिशन की बहुत ही ज़्यादा चर्चा थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी पहली बार चांद पर जाकर सुरक्षित वापस आए थे। उसके बाद अमेरिका ने फिर से चांद पर कदम रखने की सोची और इसके लिए अमेरिका ने 2 सफल परीक्षण भी किए, जिसके बाद भी ये दुर्घटना घटित हो गई। जाहिर सी बात है कि अमेरिका में लोग सवाल उठाने लगे थे, क्योंकि चांद वाले मिशन के बाद लोगों के लिए मून लैंडिंग बहुत ही आम बात होने लगी थी और ये जो मिशन होते हैं इन पर अमेरिका द्वारा दिल खोलकर पैसा खर्च किया जाता है। अब जब इतना सारा पैसा खर्च होगा तो जाहिर है कि लोग सवाल तो उठाएंगे ही कि आखिर सरकार इतना पैसा खर्च कर क्यों रही है। इस मिशन के दौरान भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें कमांडर थे जिम लोवेल, जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होने के साथ साथ नासा के सीनियर साइंटिस्ट भी थे, और उनके साथ 2 और साइंटिस्ट फ्रेड हेसे और केन भी थे। लेकिन स्पेस मिशन के कुछ दिन पहले ही केन मेसल्स नाम की एक वायरल बीमारी के शिकार हो गए, जिसके बाद उनकी जगह पर जैक को भेजा गया। खैर, इन सब बातों के बावजूद 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को स्पेस के लिए लॉन्च किया गया। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए अपोलो स्पेस क्राफ्ट की मदद से लगभग 4 से 5 दिन का समय लेता है, लेकिन लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद ही अपोलो 13 अपना आधा रास्ता कवर कर चुका था, जिसके बाद यात्रियों ने पृथ्वी पर भेजने के लिए एक 55 मिनट का ब्रॉडकास्ट शूट किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस एयरक्राफ्ट में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके को समझने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट की बनावट को समझना होगा। किसी भी स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं, जैसे लूनर मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, और इन तीनों हिस्सों के मिलने से बनती है स्पेस क्राफ्ट। लूनर मॉड्यूल मकड़ी की तरह दिखने वाला एक नीचे का हिस्सा होता है, जो स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने और वापस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट से धरती के ऑर्बिट में भेजने का काम जो होता है, और उसको लैंड करने के बाद वहीं चांद पर जो छोड़ने का काम होता है वो लूनर मॉड्यूल के द्वारा किया जाता है। कमांड मॉड्यूल स्पेस क्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा का सबसे अधिक समय बिताते हैं,
क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जिसमें बैठकर यात्री अपना सारा काम करते हैं और वापस धरती पर आते समय भी केवल यही हिस्सा धरती पर नीचे आता है। और जब ये धरती पर पहुंचने वाले होते हैं तो इस हिस्से को समुद्र में गिराकर अंतरिक्ष यात्रियों को रेस्क्यू किया जाता है। जो इस क्राफ्ट का तीसरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सर्विस मॉड्यूल, जो सारी जरूरी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टैंक्स। हाइड्रोजन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिजली, पानी और हवा बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम आते हैं 55 घंटे की बात की उस कहानी पर जब अपोलो यात्रियों ने अपना 55 मिनट का ब्रॉडकास्ट शूट कर लिया था। अब सब आराम करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वहाँ के जो कुछ ज़रूरी रूटीन वर्क ख़त्म करने ज़रूरी होते हैं, जैसे स्विच ऑन या ऑफ करना। और ये सब यहाँ धरती पर मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे साइंटिस्टों के द्वारा कहा जाता है। मिशन कंट्रोल सेंटर अपोलो यात्रियों को एक कमांड देता है, क्रायो स्टीर, जिसका मतलब था कि आप उन पंखों को चालू कर दीजिए जो सर्विस मॉड्यूल में रखे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठंडा होकर जमने ना दें। ये कोई खतरनाक काम नहीं था, बस बटन दबाकर ऑन करना था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बटन दबाया एक जोरदार धमाका हुआ और किसी को भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे है। और देखते ही देखते मीटर पर दिख रही सभी सुइयां इधर उधर होने लगती हैं। सब कुछ असामान्य होने लगता है और अंतरिक्ष यात्रियों को साक्षात यमराज दिखाई देने लगते हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे नासा के लोगों के पास एक मैसेज आता है कि हमें मदद की ज़रूरत है। और बस यहाँ अमेरिका की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वहाँ का डेटा कुछ अलग ही बयान कर रहा था। जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डेटा था वो था ऑक्सीजन टैंक के खाली होने का, और जो दूसरा टैंक था वो भी काफ़ी तेज़ी से खाली होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब अपोलो कमांडर ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें बाहर कोई गैस लीक होते हुए दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ही उन्होंने कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म किया कि हमारे स्पेस क्राफ्ट के बाहर कोई गैस लीक हो रही है। फिर ये कंफर्म किया गया कि वो कोई और गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन ही थी, जो ब्लास्ट के बाद शायद अपने टैंक से लीक कर रही थी। बाद में हुए रिसर्च के बाद ये पता चला कि स्विच दबाने के बाद ही एक स्पार्क हुआ था, जिसकी वजह से वहां मौजूद ऑक्सीजन के कारण आग लग गई और एक ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट भी हुआ। और इस ब्लास्ट की वजह से दूसरे टैंक में एक छेद हो गया था, जिसमें ऑक्सीजन गैस लीक हो रही थी और यही गैस कमांडर को बाहर से दिखाई दे रही थी। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा था और काम भर की ही ऑक्सीजन और बिजली बची थी, तब नासा की टीम ने सोचा कि इस मिशन को आगे ना बढ़ाया जाए, बल्कि अपने यात्रियों को वापस धरती पर बचाकर लाया जाए, जिसके लिए ज़रूरी था लूनर फ्री रिटर्न ट्राजेक्टोरी को इस्तेमाल करना और चांद पर बिना लैंड कराए धरती की तरफ वापस मोड़ना। और इसके लिए चांद के ऑर्बिट का इस्तेमाल करके ही काम बन सकता था, क्योंकि इंजन चालू करने के लिए उस स्पेस क्राफ्ट में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी। लेकिन कुछ एनर्जी बचाना भी ज़रूरी था, क्योंकि बिना एनर्जी बचाए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश असंभव था। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम बचा था वो था गाइडेंस सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर को कमांड मॉड्यूल में लाना, क्योंकि 3 लोगों के होने की वजह से वहाँ का अकेला फिल्टर काम नहीं कर पा रहा था। और गाइडेंस सिस्टम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि गाइडेंस सिस्टम स्पेस का मैप होता है जो स्पेस क्राफ्ट को उस जगह पर जाने के लिए दिशा देता है। इन दोनों चीज़ों के ट्रांसफ़र होने के बाद थोड़ी एनर्जी भी बचाना बहुत ज़रूरी थी, ताकि री एंट्री के दौरान उस एनर्जी का इस्तेमाल करके धरती पर वापस आया जा सके। लेकिन परेशानियां अब भी कम नहीं हुई थीं। अब सबसे बड़ी परेशानी सामने आई थी, वो थी बिना सर्विस मॉड्यूल के धरती के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल को एक खास तरह के एंगल पर रखना बेहद ज़रूरी था। नहीं तो अपोलो स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता था या फिर बाउंस बैक कर सकता था। कोई और देश होता तो शायद वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए
कैंडल जल गई होती, उनको श्रद्धांजलि दे दी गई होती। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका हार मानने वालों में से नहीं है। किसी तरह मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे साइंटिस्टों ने जोड़ घटाव करना शुरू किया। उन्होंने यात्रियों को मैनुअली एंगल सही करने के लिए निर्देश दे दिए, जिसमें रेफरेंस में सूरज और धरती को लेने की बात कही गई। लेकिन तब तक स्पेसक्राफ्ट का नीचे से संपर्क टूट जाता है, क्योंकि अपोलो स्पेसक्राफ्ट की बिजली भी खत्म हो चुकी थी। अब सबकी थोड़ी बहुत आज जो आस बची थी अब तक, वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही उस स्पेसक्राफ्ट को प्रशांत महासागर में एक तय जगह पर गिरना था, इसलिए अब सबकी निगाहें आसमान में थीं। लेकिन किस्मत की बात है कि यमराज जी उस दिन छुट्टी पर थे, इसलिए थोड़ी देर बाद ही पैराशूट के साथ सबको आसमान में कुछ नज़र आता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही उस जगह से अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू किया जाता है और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत निकाल लिया जाता है। इतने उतार चढ़ाव और परेशानियों के बीच भी इस मिशन में स्पेस में गायब हुए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लिया गया। इसलिए इस अपोलो मिशन को लोग सक्सेस फेलियर कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाने के लिए तो निकला, लेकिन स्पेस में ही इसमें ब्लास्ट हो गया और ये लोग स्पेस में गायब हो गए। लेकिन फिर भी इनको ढूंढकर सही सलामत धरती पर वापस लाना अपने आप में एक सक्सेस रहा। बाद में बहुत सारी जांच बैठाई गई और पता ये चला कि स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के दौरान इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें जितने भी 28 वाट्स के पार्ट्स थे उन्हें 65 वाट में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद एक पार्ट को बदलना रह गया था, जिसकी वजह से जो पार्ट 28 वाट झेलने के लिए बना था उस पार्ट को 65 वाट मिल रहा था और जिस कारण वो गर्म होने के बाद पिघल गया। और जैसे ही क्रायोस्टेट का बटन दबा, वैसे ही एक स्पार्क हुआ जो ऑक्सीजन के संपर्क में आया और क्राफ्ट में ब्लास्ट हो गया। और जब धरती के नज़दीक आने पर इन दोनों मॉड्यूल को स्पेस में छोड़ा गया, तब इनकी फोटो ली गई, जिसमें सर्विस मॉड्यूल का एक साइड पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। इस तरह के मिशन में, वो भी स्पेस में ही, अगर स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है तो लोग उसका बचना लगभग असंभव समझते हैं, वो भी तब जब आप धरती से 3,20,000 किलोमीटर दूर जा चुके हों। इस मिशन के शुरू होने से पहले इसमें कुछ गलतियां ज़रूर हुई थी, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन अब नासा अपने ही इस्तेमाल की जाने वाली सभी स्पेसक्राफ्ट का सही तरीके से जाँच करती है और स्पेस में भेजने से पहले कई तरह की टेस्टिंग करती है। लेकिन ये हादसा विश्व में पहली बार था और ये एक बहुत ही बड़ी कहानी के रूप में उभर कर आया। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।